गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर SPCGCA। आज अपन बेसिक पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के पार्ट 10 को स्टडी करेंगे। और पार्ट 10 में अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स टॉपिक में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी CFSE। ये CFSE क्या है, ये चीज़ अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जब संक्रमण धातु आयन परमाणु के संपर्क में किसी लिगेंड के आने से उसके डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। लिगेंड की प्रकृति, संकुल की ज्यामिति आदि के हिसाब से EG एवं T2G कक्षकों का विभाजन हो जाता है। अष्टफलकीय संकुल बन रहा है तो T2G कक्षकों की ऊर्जा D कक्षकों की औसत ऊर्जा से कम हो जाती है और EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। ऐसा होने के पश्चात D कक्षकों की इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था होती है और उस पूरे प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इसका फॉर्मूला है CFSE इज इक्वल टू 0.4 n T2G डेल 0 प्लस 0.6 n EG डेल 0। ये डेल O जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, अपन इसमें एक एग्जाम्पल लेते हुए देखते हैं कि यहाँ पर टाइटेनियम H2O का मैंने एग्जाम्पल लिया है, जिस एग्जाम्पल में टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसके D कक्षक पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यदि एक सरल, मैंने यहाँ पे केवल टाइटेनियम H2 में स्प्लिटिंग दिखाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैं बता रही हूँ कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, D कक्षक में होगा। पर जब वो D कक्षक से T2G कक्षक में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आएगा। उस केस में अपन CFC कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को अपन बहुत इजीली देख सकते हैं। इसके लिए T2G, जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला दिया है, उसमें अपन देखेंगे कि T2G कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होगा टाइटेनियम के एग्जाम्पल में। अब किसी भी संकुल के लिए डेल 0 के मान को कैलकुलेट करने के लिए उसका UV क्षेत्र में, विजिबल क्षेत्र में स्पेक्ट्रम लिया जाता है और उस स्पेक्ट्रम में, ये जैसे स्पेक्ट्रम लिया और इस स्पेक्ट्रम में अपन देखते हैं कि टाइटेनियम H2O6 जो है इस एग्जाम्पल में 2030 सेंटीमीटर -1 पर एक हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ तो ये तो इसकी वेवलेंथ हो गई। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसलिए मिलता है, इसका कारण यहाँ पर यह है कि ये चूँकि वर्जित संक्रमण है, लेपोर्ट नियम के अनुसार वही संक्रमण अनुमत होते हैं जिसके लिए डेल 0 +-1 इज इक्वल टू +-1। यहाँ चूँकि DD संक्रमण है इसलिए डेल 0 का मान 0 है, अतः संक्रमण वर्जित है। तो उस केस में संक्रमण के कारण टाइटेनियम H2O6+3 का UV स्पेक्ट्रम बैंड अपेक्षा से अधिक चौड़ा मिलता है। ये डायग्राम में अपन दिख रहा है। अब डेल 0 की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो डेल 0 की कैलकुलेशन के लिए अपन ने देखा कि डेल 0 इज इक्वल टू 2030 जो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ है अपॉन 83.7, इससे डिवाइड किया क्योंकि 1 किलो जूल मोल इन्वर्स 1 इज इक्वल टू होता है 83.7 सेंटीमीटर -1। इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 243 किलो जूल मोल -1, यानी टाइटेनियम H2O6 के लिए CFC का मान जो है वो आया 97 किलो जूल -1, क्योंकि अपन ने दिखा 0.4 T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 243 प्लस 0.6 इंटू 0, क्योंकि EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंटू 243। तो ये कैलकुलेशन होती है टाइटेनियम H2O6 के लिए D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन ने निकाली, वो ये कैलकुलेशन आई। इसको अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि फॉर्मूला अल्टीमेटली अपने पास ये फॉर्मूला आ गया CFC के लिए। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.41 डेल 0 के बराबर है, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा 2 इंटू 0.4 डेल 0 यानी -0 डेल 0। 3 के लिए क्या होगा 3 इंटू 0.40 इज इक्वल टू -1.2 डेल 0। तो अब यानी ये हो गया। पर 4 के लिए हमारे पास इसका डिफरेंट चीज़ आ जाएगी। 4 के लिए अपन देखेंगे तो 4 के लिए दो पॉसिबिलिटी हो गई, या तो तीनों इलेक्ट्रॉन जो है जैसे डायग्राम में देखा कि वीक लिगेंड है
तो तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में रह गए और एक Eg में चला गया और डेल जीरो का मान बहुत कम है ना। और यहाँ पर दूसरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल में ही आया। तो इन दोनों केसेस में अपन T2G की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, ये CFC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग अलग आएगी। जैसा कि देखा कि जब तीनों इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में है तो वैल्यू आएगी 3 इंटू पॉइंट डेल जीरो प्लस 1 इंटू 0.6 डेल जीरो इज इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट डेल जीरो, क्योंकि 3 तो T2G में हो गए और एक Eg में हो गया। पर यदि जब चारों इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में होंगे तो 4 इंटू माइनस 0.4 डेल जीरो इज इक्वल टू माइनस 1.6 डेल जीरो। तो इस तरह से CFC की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जो डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद आता है कि इस तरह से CFC का मान जो है कुछ ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने में खर्च हो जाती है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो फिर दोनों में से इलेक्ट्रॉन की कौन सी व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि एक इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर वाले Eg कक्षक में जाने की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है अथवा T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने की में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़े। इसका निर्णय लिगेंड की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जब कोई प्रबल लिगेंड होता है जैसे कि साइनाइड है तो उस लिगेंड में क्षेत्र में डेल जीरो का मान उच्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी इलेक्ट्रॉन में T2G कक्षक में युग्मित होने की अपेक्षा Eg कक्षक में जाने की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अतः T2G कक्षक की तुलना में Eg कक्षक बहुत उच्च ऊर्जा स्तर पर है, अतः Eg कक्षक में नहीं जाएगा और निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करेगा। इसके विपरीत यदि कोई लिगेंड वीक लिगेंड है यानी क्लोराइड लिगेंड है तो उस उपस्थिति में धातु आयन के सेकेंड एग्जाम्पल है कि दूसरा लिगेंड है क्लोराइड लिगेंड। तो यदि क्लोराइड आयन उसकी उपस्थिति में है तो धातु आयन के डी कक्षकों के लिगेंड के क्षेत्र का विभाजन डेल जीरो का मान कम हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के T2G कक्षक के युग्मित होने की अपेक्षा Eg कक्षक में जाने से कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में जाएगा और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। D5, D6 और D7 विन्यासों पर भी यही व्यवस्था लागू होती है और धातु आयन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनाएगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनाएगा ये मैंने टेबल में दिखाया है। और टेबल में अपन देख रहे हैं कि D4, D5, D6, D7 के लिए अपन जब वीक लिगेंड है तो CFC की कैलकुलेशन क्या आएगी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFC की कैलकुलेशन क्या आएगी। और ये फॉर्मूले में मैंने अपने को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपको कि किस तरह से अपन CFC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D8, D9 और D10 विन्यास के लिए लिगेंड चाहे प्रबल हो चाहे वीक हो CFC का मान सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे T2G ऑर्बिटल पूरा फिल हो जाएगा और D0 और D10 विन्यासों के लिए CFC के मान 0 होता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFC की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। टेबल में अब अपन जैसे 4 के लिए है तो 1, 2, 3, 4 Eg में गया, वीक लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दोनों की पोजीशन बहुत अच्छे से टेबल में क्लियर दिया और वैल्यू को कैलकुलेट की दिया है और जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिया था उसी फॉर्मूले को लेते हुए इस चीज़ को किया जाता है। तो इस तरह से अपन CFC की वैल्यू इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को आज अपन ने स्टडी किया। नेक्स्ट पार्ट में अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFC को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसको देखेंगे। थैंक यू।